अब देखो, जब भी एंट्रोपी को लेके आपके दिमाग में कोई भी डाउट आए तो बस ये सीख लेना QREV। आइसोथर्मल में तो U जो है वो 0 जाता है, तो Q जो है वो माइनस ऑफ वर्क डन हो जाता है, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है -2.303 NRT होता है, नहीं आई थिंक R नहीं होता है NR लॉग में P1/P2 और V2/V1, ये उल्टे होते हैं, ठीक है। मतलब अगर या तो ये वाला या ये वाला, अब एक यहाँ आइसोथर्मल में इसको हम यहाँ माइनस लगा देंगे तो ये हमारा Q बन जाएगा, और इसको T से डिवाइड कर देंगे, तो इस पूरे में N में यहाँ T डाल देंगे, माइनस से माइनस काट देंगे, तो अब ये जो बन गया, ये वाला जो बनेगा ये बनेगा हमारा एंट्रोपी का, ये हो गया आइसोथर्मल का। लेकिन जब हमारे पास आइसोथर्मल नहीं है, आइसोथर्मल नहीं है, आइसोकोरिक या आइसोबारिक करना हो, तो उसमें क्या करते हैं, डेल्टा S इज इक्वल टू N -2.30, माइनस नहीं लेगा, 2.303 तो है ही है, लॉग में T2/T1 टेम्परेचर, क्योंकि अभी आ चुका है, और उसके बाद जो कांस्टेंट अगर आइसोबारिक है तो CPR लिखेंगे, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो CVR लिखेंगे, ठीक है। आई थिंक यही है, CR नहीं लिखेंगे, क्योंकि CP/CV मतलब CP इज इक्वल टू CV प्लस R, तो वो R आई थिंक आ जाता है बीच में कुछ, लेकिन R नहीं लिखेंगे, R आइसोबारिक होगा तो ये पूरा का पूरा 0, R नहीं लिखेंगे, बेसिकली R नहीं लिखेंगे। ये देखो ना, NCVLN T2/T1 अगर आइसोकोरिक हुआ तो, और अगर आइसोबारिक हुआ तो NCP, तो CPCV कर देंगे, R की जगह CPCV कर देंगे, और यहाँ वॉल्यूम की जगह T2/T1 कर देंगे, ठीक है। ये बहुत इजी है, आसानी से हो जाएगा। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, अच्छा मुझे ये Q दे रखा है, ठीक है, इतना है, और उसकी क्या होगी, एंट्रोपी क्या होगी वेपराइजेशन की, तो मुझे टेम्परेचर नहीं दे रखा, लेकिन वेपराइजेशन अब मेरे को दिमाग लगाना है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, मैं इसको वेपर्स में कन्वर्ट कर रही हूँ, मतलब बॉयल कर रही होंगी, तो मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 373 केल्विन। ये देखो, इसको डिवाइड करके ये आंसर आ जाएगा। अब जैसे ये वाला सवाल है, इसमें लेटेंट हीट ऑफ आइस पूछा है, मतलब मैं इसको मेल्ट कर रही हूँ, मतलब 0 डिग्री पे करूँगी ना, जो भी करूँगी मेल्टिंग। अब 1 ग्राम आइस है जो भी, तो ये कैलोरी पर ग्राम 1 कैलोरी ना, तो इसको 80 डिवाइड बाय 1 दैट इज 273। अब जैसे ये है, इसमें ये क्या है, 1 2 ये 3, ये इनकी क्या है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी पूछिए जब ऐसे होगा। तो एंट्रोपी का एक और होता है कि इट इज़ ऑल द प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट, सम ऑफ एनर्जी ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। तो 2HCl ट्वाइस वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 20.19 माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आंसर आ गया। अब बोला है 5 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपैंड कर रहे हैं रिवर्सिबली फॉर अ वॉल्यूम इतना तो इतना, ये तो हो गया D वॉल्यूम, D डेल्टा D V2/V1 से हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा, V2/V1 दैट इज 10 log 10 इज इक्वल टू 1, तो ये पूरा का पूरा 1 यहाँ आ गया, R की वैल्यू 8.314 ये हो गई, N नंबर ऑफ मोल्स 5 यहाँ आ गया, 2.303 सॉल्व होके आ जाएगा, ठीक है। 1 मोल डाई एटॉमिक आइडियल गैस एक्सपैंड रिवर्सिबली एडियाबैटिकली। अब एडियाबैटिकली रिवर्स करा तो हीट का एक्सचेंज 0, डेल्टा Q 0, तो डेल्टा S भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये देखो, एडियाबैटिकल में सराउंडिंग और इक्विलिब्रियम में डेल्टा S 0, सराउंडिंग का भी सिस्टम का भी, आइसोएंट्रोपिक एक्सपैंड कर रहा है, वॉल्यूम को ट्रिपल कर दिया, 3 हो गया यहाँ पे, log 3 की वैल्यू ln3R, क्योंकि मोल 1 था ना। अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस में सराउंडिंग देखो ना, टोटल एंट्रोपी जो है वो 0 होती है, सिस्टम की जितनी होती है, और रिवर्सिबल के लिए मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। देखो सिस्टम की जो है वो तो हमें पता है NR/ln V2/V1, सराउंडिंग की क्या होगी, सराउंडिंग की होगी -NRT, क्योंकि थर्मल जो T से T कट गया, -NR/ln V2/V1। तो अगर सिस्टम की सारी पॉजिटिव में है तो सराउंडिंग की किस में होगी, नेगेटिव में, तो टोटल जो है वो 0 हो जाती है।
रिवर्सिबल प्रोसेस में टोटल ज़ीरो हो जाती है। इरिवर्सिबल में हाँ ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स भी है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी, यूनिवर्स इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो इसकी एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव रहती है, हमेशा बढ़ती रहती है, लेकिन रिवर्सिबल में ज़ीरो है। ठीक है, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल आइसोथर्मल है तो वही सिंपल सा, इसमें टी लगा दोगे तो आपका वो आ जाएगा, वर्क डन का हो जाएगा माइनस, और टी लगा दोगे सराउंडिंग में इसका माइनस, और टोटल जो है वो ज़ीरो। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल में ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये वाला सेम माइनस लगा देना है बस यहाँ पे सिस्टम पे, क्योंकि इसका उल्टा होता है ना। और इरिवर्सिबल आइसोथर्मल सराउंडिंग की होती है माइनस पी, वर्क डन जो होता है वो होता है पी डेल्टा वी। आइसोथर्मल है ना क्यू ज़ीरो, तो उसके क्यू उसके बराबर। रिवर्सिबल एडियाबैटिक क्यू ज़ीरो क्यू ज़ीरो क्यू ज़ीरो। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक इसका मुझे इतना वो आइडिया नहीं है, बट आई थिंक कुछ ऐसा होता है, और ये ज़ीरो है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स स्टेट दैट ड्यू टू, देखो ये क्या बता रहा है, ज़ीरो हमेशा पॉजिटिव रहती है। ड्यू टू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। एंट्रोपी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की हमेशा पॉजिटिव में रहती है, और नॉन स्पॉन्टेनियस की नेगेटिव, क्योंकि इसमें हमें खुद एनर्जी देनी पड़ती है। और रिवर्सिबल की या इक्विलिब्रियम पे एंट्रोपी जो है वो ज़ीरो होती है। इरिवर्सिबल की हमेशा बढ़ती रहती है, यूनिवर्स है ना इरिवर्सिबल। तो आइसोएंट्रोपिक H0, आइसोथर्मल T0, आइसोएंट्रोपिक S0, एडियाबैटिक Q0। अब ये कुछ फेमस हैं, ये पढ़ लेते हैं, और साथ साथ में इससे ऊपर के जो पेजेस नहीं वो डिलीट हो जाए तो बढ़िया है। $75 पेज बच गए हैं। गिव मी अ ब्रेक, आई एम कमिंग। ओके, सो नाउ let's read some examples of entropy. Okay, let's go. So one we have is entropy of graphite is more than entropy of diamond, because diamond is more hard. Diamond ज़्यादा hard है, तो जो hard होगा the one which is would be more hard, उसमें randomness नहीं होती। So entropy S for graphite का S ज़्यादा होता है डायमंड से, पहली बात। दूसरा आई थिंक जो रबर इसमें था ना, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, हाँ, तो जब हम रबर को स्ट्रेच करते हैं, जब हम ऐसे पहले रबर ऐसे पड़ा होता है, फिर हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो ऑर्डर में आ जाता है, तो स्ट्रेचिंग से उसकी जो एंट्रोपी है वो कम हो जाती है। एक्चुअली पहले वो ऐसे 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 पड़ा था, अब हमने इसको स्ट्रेच करके प्रॉपर लेयर्स में कर दिया, तो उसकी रैंडमनेस तो कम हो गई ना, तो एंट्रोपी कम होती है। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर से अनकॉयल हैज मोर स्पेसिफिक ज्योमेट्री एंड एंट्रोपी डिक्रीजेज। सो स्ट्रेचिंग ऑफ रबर पहले ऐसे टेढ़ा मेढ़ा पड़ा था और बाद में लेयर्स में चला गया, तो एंट्रोपी डिक्रीजेस। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, वो एग को जब हमने बॉईल करा तो पहले उसके प्रोटीन ऐसे ऐसे पड़े थे, फिर डीनेचर हो गए। ठीक है, ग्रेफाइट की ज़्यादा होती है, ग्रेफाइट में वैलेंसी भी 3 होती है, डायमंड में वैलेंसी 4 होती है, तो है ना, पहले ऐसे प्रोटीन अच्छे से थे, अब डीनेचर्ड प्रोटीन हो गए, तो इसमें डिसऑर्डरनेस बढ़ गया, बॉइलिंग ऑफ एग पे बढ़ती है, एस इंक्रीजेस। उसके बाद बॉइलिंग ऑफ एग में एंट्रोपी बढ़ गई, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर में एंट्रोपी घट गई, ग्रेफाइट की एंट्रोपी ज़्यादा होती है, डायमंड से 3 ही हो गए। उसके बाद एंट्रोपी कम होती है जब हम सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हैं, लिक्विड से नहीं, इसमें तो बढ़ेगी ना, लेकिन जब, हाँ ये देखो सॉलिड था ना, सॉलिड से हम एक्वस की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें तो बढ़नी चाहिए। हाँ, जैसे प्रेसिपिटेट बनेगा तो कम होगी, एक्वस में आयंस बनेंगे तो बढ़ेगी, रैंडमनेस, हाँ 4 मोल थे अब 2 मोल बचे हैं तो कम होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग में रखनी होती हैं। वाइल जैसा ठीक है।
जैसे ये है Q रिवर्सिबल बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी, रिवर्सिबल प्रोसेस में ये रिवर्सिबल का वो हो गया एन सी पी लॉग टी टू एल टी टू बाई टी वन प्लस एन आर लॉग पी टू बाई पी वन, और फिर सेम इसमें सी वी लगा दो तो वी टू बाई वी वन हो जाएगा। ये रिवर्सिबल का, रिवर्सिबल में हमेशा पॉजिटिव होती है, इसमें है ना, किसी भी स्पॉन्टेनियस में ये पॉजिटिव होती है सर, पॉजिटिव ऑलवेज। इक्विलिब्रियम पे नॉन स्पॉन्टेनियस पे नेगेटिव हो पाती है बस। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आई थिंक थर्ड लॉ डिलीट हो गया है, थर्ड लॉ है नहीं अब, बट देख लेते हैं। सभी सब्सटेंसेस की सेम हीट कैपेसिटी होती है 0 डिग्री केल्विन पे, हर हीट कैपेसिटी ऑफ है 0 डिग्री केल्विन। एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन पे 0 डिग्री पे सबकी सेम होती है, ये है इसका एंट्रोपी। जिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस, बस ये जिब्स फ्री एनर्जी इज, देखो एच माइनस टी डेल्टा एस, एच माइनस टी डेल्टा एस, एच माइनस टी डेल्टा एस, और एच को हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी लिख सकते हैं। तो जिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू नथिंग बट एच माइनस टी डेल्टा एस का कॉन्स्टेंट, वो ये भी स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इक्विलिब्रियम पे 0, स्पॉन्टेनियस की नेगेटिव होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस की पॉजिटिव होती है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की क्या कहते हैं, नेगेटिव होती है, और नॉन स्पॉन्टेनियस की पॉजिटिव होती है, बिल्कुल उल्टा होती है ये उसके, क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस में सब काम खुद हो जाते हैं ना, तो उसमें एंट्रोपी पॉजिटिव होती है। तो ये यहाँ पे स्पॉन्टेनियस में नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। इसमें भी वही प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, देखो इसमें भी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट स्टेट फंक्शन एक्सटेंसिव एच माइनस एस, ये हो गया एच माइनस जिब्स फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू टी माइनस एस ऑफ टोटल। ये कब और क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस में ये नेगेटिव, स्पॉन्टेनियस में पॉजिटिव, इक्विलिब्रियम पे 0। टी एट नॉन मैकेनिकल वर्क होगा तो पी डेल्टा वी, क्योंकि वो एच डेल्टा एस एच था ना, तो पी डेल्टा वी पी एस टी, कांस्टेंट प्रेशर पे माइनस एस गिब्स फ्री एनर्जी, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर, ये सब वर्क टी वी। रिवर्सिबल में इस तरह से माइनस वी वन, मतलब जो भी उनकी वो होती है वो, और ये नॉन पी वी वर्क में वर्क चेंज इन वॉल्यूम इज नॉट एसेंशियल। अच्छा ये हो गया। अब ये सवाल है, 300 केल्विन का टेम्परेचर हमें दे रखा है, ठीक है, U है -3, S है इतना, S इंटू टी इज इक्वल टू Q आ जाता है हमारे पास। तो अब डेल्टा U प्लस डेल्टा एन जी आर टी, U दे रखा है ना, R कितना है 2, T कितना 300, 600 मोल, 2 - 1 1, तो 600 प्लस डेल्टा U दैट इज़ -3 किलो कैलोरी, तो 1 2 3, उसके बाद माइनस T दैट इज़ 300, S दैट इज़ -10। स्पॉन्टेनियस में देखो डेल्टा G 0 होता है इक्विलिब्रियम पे, डेल्टा S 0 होता है इक्विलिब्रियम पे। एक बात ये ख़त्म पूरी की पूरी, ठीक है। अब जैसे जैसे स्पॉन्टेनियस आएगा तो उसमें डेल्टा G नेगेटिव लेकिन डेल्टा S पॉजिटिव होता है, और नॉन स्पॉन्टेनियस में डेल्टा G पॉजिटिव और डेल्टा S नेगेटिव होता है। तो स्पॉन्टेनियस पूछा है तो डेल्टा G क्या होगा, नेगेटिव, H माइनस S। अब ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, कौन कब पॉजिटिव कौन कब नेगेटिव। तो देखो जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, माइनस और प्लस ये हमेशा नेगेटिव होगा। देखो जब ये दोनों अलग अलग है, H अलग अलग सेम तो नेगेटिव नहीं, ये नहीं, ऑलवेज नहीं, ऑलवेज में सिर्फ वही, तब ये दोनों अलग अलग होने चाहिए तो ऑलवेज हो जाता है। अगर H पॉजिटिव है और S नेगेटिव है तो माइनस माइनस कहीं तो पक्का ही प्लस बनेगा, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, प्लस। जो H का होगा ना वही होगा। अगर H नेगेटिव है ना तो ये भी नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये भी पॉजिटिव होगा। तो ये दो तो हो गए पक्के वाले केसेस के, ये हम क्वेश्चंस कर करके समझते हैं। अब इसने बोला रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस में S कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो S हो गया पॉजिटिव आपका, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस में
हीट हमको नहीं देनी पड़ती, हीट रिलीज़ होती है उल्टा। तो हीट रिलीज़ होगी तो H कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। H नेगेटिव, S ऑलवेज नेगेटिव, डेल्टा G ऑलवेज नेगेटिव। अब मुझसे ऐसे सवाल क्या पूछा कि ऐसा ऐसा है, स्पॉन्टेनियस है, तो S नेगेटिव हो जाएगा, और स्पॉन्टेनियस है S पॉजिटिव, H नेगेटिव, और डेल्टा G तो होगी ही हमेशा नेगेटिव। ठीक है, तो ये समझ लेना, अगर H नेगेटिव है और S पॉजिटिव है, मतलब ऑलवेज स्पॉन्टेनियस पे, तो पता है स्पॉन्टेनियस पे G नेगेटिव और नॉन स्पॉन्टेनियस पे G जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ये दो केस, ये वाला केस और ये वाला केस तो सबको याद है। मेन बात आती है इसमें, जब ये भी पॉजिटिव हो जाए, ये भी पॉजिटिव हो जाए, तो टिल अ टाइम ये कैसा रहता है, स्पॉन्टेनियस रहता है सिर्फ हाई टेम्परेचर पे। जैसे जैसे इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और ये पॉजिटिव होगा, तो ये पूरा ज़्यादा वैल्यू होगा, प्लस माइनस बड़े के साथ जो माइनस साइन होगा माइनस, लेकिन अगर ये होगा तो नेगेटिव रहेगा। ये स्पॉन्टेनियस में नेगेटिव रहती है, तो ये हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस रहेगा, और ये स्पॉन्टेनियस रहेगा लो टेम्परेचर पे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट ये आपको तभी समझना पड़ेगा। डेल्टा G इज़ इक्वल टू टी डेल्टा S वाला, वो डेल्टा G इज़ इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। अगर आपको बोल दे डेल्टा H भी पॉजिटिव और डेल्टा S भी पॉजिटिव, तो कैसे करोगे, ये पॉजिटिव, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस, कुछ में से अगर इसमें से अब अगर डिपेंड करता है कि अगर ये लो टेम्परेचर है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, और अगर ये हाई टेम्परेचर है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। देखो कैसे, अगर ये, हाँ मैंने कहा ना, अगर ये हाई टेम्परेचर है तो इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाएगी, ये प्लस है तो इसकी वैल्यू आगे आएगी क्योंकि नेगेटिव। अगर ये लो टेम्परेचर है ये नेगेटिव हो जाएगा ना, हाँ हाई टेम्परेचर है, और स्पॉन्टेनियस ये हाई पे रहेगा, मतलब G नेगेटिव, और ये अगर H भी नेगेटिव S भी नेगेटिव, माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये इस प्लस माइनस माइनस, साइन उसका लगे, प्लस माइनस माइनस, ये कम होना चाहिए, ये बढ़ जाएगा तो वो फिर ऐसा हो जाएगा ना। चलो गाइस, आ जाते हैं थर्मोकेमिस्ट्री पे। मैं हेस लॉ ढूंढ रही हूँ, हेस लॉ नहीं आया अब तक यार, आने वाला है बस 3-4 पन्नों में, बस 50 पेज रह गए, इसमें भी कुछ नहीं है, लास्ट वाले तो कुछ नहीं है, बॉन्ड एंथैल्पी क्वेश्चंस और ये मेन वही है, हेस लॉ रह गया, थोड़े से फैक्टर्स रह गए, थोड़ी सी थर्मोकेमिस्ट्री समझ लेते हैं। ये हो गया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्शन के लिए G, H और S तीनों क्या होते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ एंथैल्पी एक्सेप्ट कंबशन और बॉन्ड डिसोसिएशन। हाँ, इनमें अलग होता है थोड़ा सा। कंबशन में क्या होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और डिसोसिएशन में भी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। मैं इसको अपने शॉर्ट नोट्स, मेरी कॉपी है उस पर लिख लूँ। कंबशन में क्या होता है, कंबशन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और उसके बाद कंबशन के अलावा बॉन्ड डिसोसिएशन में रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड। अब इसमें कुछ एंडोथर्मिक होती हैं, कुछ एक्सोथर्मिक होती हैं, वो हमें साथ साथ में देखना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके, पूरा पूरा करके। चलो ये हो गया, थर्मोकेमिस्ट्री पे आते हैं, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। चलो, थर्मोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की जो डील करती है हीट के ट्रांसफ़र का, केमिकल और सब चीज़ों में, जो भी है बकवास। इसको आगे बढ़ते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री में बैलेंस केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए, फिजिकल स्टेट जो है उनकी वो मेंशन होनी चाहिए, और हीट का चेंज जो है वो मेंशन होना चाहिए। ये नहीं हो सकता, सॉलिड
सॉलिड और ये गैस, ये इस तरह से डेल्टा एच नेगेटिव, मतलब दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक है तो कंबशन होगा, कंबशन है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह से यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन लाइक दैट। ओके, लेट्स गो। हीट ऑफ रिएक्शन, सबसे पहला होता है हीट ऑफ रिएक्शन, किसी भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहला यही होता है हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये इट कैन बी एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझते हैं। एक्सोथर्मिक में हीट क्या होती है, वो रिलीज़ होती है। ए प्लस ए गिव्स बी प्लस एक्स के सी एल, ए प्लस एक्स के सी ए एल गिव्स बी। डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव। देखो इसमें रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है एंडोथर्मिक में, तभी डेल्टा एच जो होता है वो होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। और इसमें रिएक्टेंट की एनर्जी हमेशा प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा, क्योंकि नेगेटिव होता है। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इसमें भी हीट जो है नेगेटिव आएगी। तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक में ये समझ गए कि अगर वो कह रहा है कि मैं एंडोथर्मिक हूँ, मतलब मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। अगर मैं एक्सोथर्मिक हूँ मगर मेरा रिएक्टेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बेसिकली फॉर्मेशन में प्रोडक्ट है ना, ठीक है। तो पहला हीट ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ जो भी है, इसमें हीट ऑफ रिएक्शन कॉन्स्टेंट डेल्टा एच होती है, हीट ऑफ रिएक्शन। अब लॉज क्या हैं थर्मोडाइनमिक्स के, वो ये हैं कि अगर ये सीधा सीधा आगे जा रहा है तो एक्स उल्टा कर देंगे इसको तो माइनस, ठीक है। सीधा आगे जा रहा है एक्स, इधर एन लग गए तो एन, 1/n से मल्टीप्लाई किया तो 1/n से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर ये इधर जा रहा है, ए को बी में जाना है, ये है ना, ये इधर जाना है x1, इधर जाना है, ये इधर जाना है, ये डी को बी तक जाना है। अब ए से हमें बी तक जाना है, पूरा आना है, तो x1 इंटू x2। अच्छा हाँ, अगर मुझे इसमें k वाला निकालना हो तो मैं मल्टीप्लाई करूँगी सबको, लेकिन अगर मुझे हीट निकालनी है तो मैं सबको ऐड करूँगी, x1 प्लस x2 प्लस x3, तीनों एक दूसरे से ऐड हो जाएंगी, विच इज़ बेसिकली ऑल्सो हेस लॉ। हेस लॉ कहता है कि अगर ये y है तो इसको सबको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 3y हो जाएगा, और ये 5 1/5 से डिवाइड किया तो 1/5। ये देखो ये जो है ये इसका उल्टा है तो -y है ना। अब ये एक रिएक्शन है और ये एक रिएक्शन है, हम क्या कर रहे हैं, हम इसको उल्टा कर रहे हैं। पहले तो z को उल्टा कर रहे हैं तो माइनस लग जाएगा इसके आगे, और 3 से मल्टीप्लाई करें तो -3z। मुझे क्या चाहिए, a से 2b चाहिए। तो सबसे पहले Q3 2Q3 प्लस Q2 प्लस Q1। फैक्टर क्या क्या अफेक्ट कर रहे हैं हीट ऑफ रिएक्शन को, ये तो सबको पता है। कांस्टेंट पे QP और QVD वो सब, क्वांटिटी माइनस। अब देखो ये नेगेटिव है, इसका मतलब इनकी एनर्जी ज़्यादा है इनकी एनर्जी से। अब यहाँ भी नेगेटिव, तो वही फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करते हैं। पहला रिएक्शन की कंडीशन क्या है कि रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है, या कांस्टेंट वॉल्यूम किस पे हो रही है। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT और PV इक्वल टू NRT। तो इसकी जगह PV भी लगा सकते हैं, P डेल्टा V भी, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा H। उसके बाद क्वांटिटी कितनी है, कितनी हम रिएक्शन ले रहे हैं, 2 मोल 3 मोल, ये वो। फिज़िकल क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है। फिज़िकल क्या अलग अलग है, सबकी सेम है। अगर एक लिक्विड में है तो H ज़्यादा नेगेटिव होगा इसके कंपैरिजन में, फॉर्मेशन ऑफ वेपर। समझते हैं इसको क्या कह रहा है ये देखो वो क्या कह रहा है, इफ़ द फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट, जैसे इसकी L है और इनकी गैशियस है, तो जो H की वैल्यू है वो अलग होगी, ज़्यादा है देखो H की वैल्यू। फॉर H2O लिक्विड डेल्टा H इज़ मोर नेगेटिव
ज़्यादा नेगेटिव में इन कंपैरिजन। अब मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो ज़्यादा ये होगा, ये ज़्यादा स्टेबल है गैस वाले इससे। ग्रेफाइट एलोट्रॉपिक फॉर्म में, अब देखो इनमें इसकी ज़्यादा है हीट, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर जिप्स फ्री एनर्जी कहीं पे बराबर होगी तो एच इज़ इक्वल टू टी डेल्टा एस। एलोट्रॉपिक की ज़्यादा एस इसमें होता है। टेम्परेचर का किरचॉफ लॉ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, मेटल H2N2 O2 F2 Cl2 Br2 I2, ग्रेफाइट एस का एस रोम्बिक। एलिमेंट का अपनी ये वाली फॉर्म में ज़ीरो फॉर्मेशन एंथैल्पी होती है, कंबशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज ज़ीरो। अब आया ना मेन पार्ट, डग 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 डिग 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 डग डिग 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 डिग। डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइड बाई टी। ये तो सबको पता है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाई टी, क्योंकि एच जो है वही क्यू पी होता है। जिप्स फ्री एनर्जी भी पता है सबको, स्पॉन्टेनिटी भी पता है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच नॉट ज़ीरो। देखो हेस लॉ का क्या होता है, हेस लॉ इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, जितना भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको आगे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हो गया हेस लॉ का एक चीज़। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है ये अच्छे से समझ लेते हैं। देखो स्टेट फंक्शन ये डिपेंड नहीं करता पाथ पे। ठीक है, इसको बस ये है कि हैस डेल्टा एच जो है दिस इज़ अ स्टेट फंक्शन। अब इसको किसी भी तरीके से मैं पहुंच जाऊं, इसमें H1 प्लस H2 प्लस H3 करके हम पूरा एंड तक पहुंच जाते हैं। ये हो गया इसका ख़त्म। ठीक है, रिवर्स करने पर नेगेटिव से मल्टीप्लाई, ये हो गया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दैट इज़ डेल्टा एच नॉट। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में क्या होता है, जब भी कोई अपनी ये वाली स्टेज में होता है, मोस्ट स्टेबल स्टेज में होता है, जैसे कार्बन अपनी ग्रेफाइट में, नाइट्रोजन N2 में, हाइड्रोजन H2 में, ऑक्सीजन O2 में, रोम्बिक S8 में, सल्फर S8 जो है इसका रोम्बिक होता है, इसमें फॉस्फेरस अपनी P4 वाइट फॉस्फेरस में। तो इनका जो क्या कहते हैं स्टैंडर्ड स्टेट होता है, रेफरेंस स्टेट मोस्ट एलोट्रॉपिक फॉर्म में, वो ज़ीरो हो जाता है। क्या ज़ीरो हो जाता है कि अगर मुझे बोला है, देखो जैसे मुझे बोला है C प्लस 2H2 गिव CH4, सही है। अब मुझे पता है ये ग्रेफाइट अपनी सबसे स्टेबल स्टेज में है यहाँ पे, तो ये जब मैं इसको डेल्टा, इसका डेल्टा एच नॉट जो है वो होगा -x। ये दोनों ज़्यादा स्टेबल है ना, तो -x किलो जूल का कंबशन हो रहा है। बेसिक क्या हो रहा है यहाँ पे, एज अ रूल स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। वो क्या, अच्छा हाँ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी बेसिकली क्या होती है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो एनर्जी ऑफ CH4, H ऑफ CH4 माइनस H ऑफ C प्लस H ऑफ 2H2। तो C की तो ज़ीरो क्योंकि अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो C की क्या हो जाएगी, यहाँ पे C जो है वो ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो इसकी वही हीट आ जाएगी जो इसकी होगी। ठीक है,
सेम अगर हम एक एग्जांपल और ले लें, जैसे CH4+2 कंबशन हो रहा है, नेगेटिव में जाएगा, CO2+2H2O। तो इसमें वो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है, तो ये लिखा नहीं जाएगा, इन दोनों का सम माइनस इसका सम हीट का, ठीक है, ये हो जाता है। अब बात करते हैं, ये हो गया एक का पूरा कंप्लीट। अब देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि रेफरेंस स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है एक बार प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस बाई 293 समथिंग है ना, 293। हाँ, तो ग्रेफाइट, कार्बन, ब्रोमीन, Br2I2 ये अपनी सबसे स्टेबल में है। हीलियम को छोड़कर मरकरी को छोड़ के, मरकरी जो है वो लिक्विड होता है, बाकी सब मेटल जो सॉलिड में होते हैं ये अपनी सारी फॉर्म में ज़ीरो। रिएक्शन कुछ भी हो सकती है। अब रिएक्शन कैसी होती है वो देखते हैं। पहले फॉर्मेशन की कैसी होती है, वही प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये ज़ीरो जो इसकी होगी वही हो जाएगी, ठीक है। ऐसे किसी भी रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ऐसे करके निकालना है तो ये एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक फिलहाल कुछ भी हो सकती है। ये यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, जो इसका होगा वही इसका होगा। अब जैसे ये है, इसमें ये ज़ीरो तो HF जो है वो H2 के बराबर, ये ज़ीरो जो भी है वो इसके बराबर, ये ज़ीरो इसके बराबर ज़ीरो होती है। मोलर HF नॉट 0 0 0 0 0 0 0 मोलर HF नॉट कि जिसका ये 1 मोल बना, ये 2 मोल बन रहा है, ये नहीं हो सकता, ये सॉलिड में है। पहली बात है इसमें ये कट ही नहीं रहे, सिर्फ ये आए वो भी 1 मोल। हाँ, ये दोनों आधे थे ना। अब जैसे इसका ये 0 हो जाएगा, तो ये मुझे ये दे रखा है और मुझे बोला है कि इसका ये कितना होगा, तो -98.3 इज़ इक्वल टू SO3 वाले का माइनस ये वाले का माइनस, और एक SO3 का दे रखा है तो ये ऐसे निकल के आ जाएगा, ये ज़ीरो नहीं, ये है। अब सॉल्व करने वाला जो सवाल है ना वो ये है। देखो इसको सॉल्व करते हैं। मुझे इसकी फॉर्मेशन एनर्जी बता रखी है, ठीक है। अब मुझे बोला है H निकालो रिएक्शन का, 2Fe। अगर हम इसको उल्टा करते, इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दें, Fe2 3/2, तो इस पूरे को भी हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। पहली तो बात, हमें इस रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा, तो जो माइनस लगा था माइनस कट जाएगा। फिर हमने इसको पूरे को डिवाइड करा पूरे को बाय 2, हमें जो दिया था वो इसका दिया था, हमें इसका निकालना था। इसमें 2 हैं तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाली रिएक्शन को। ये मैं सॉल्व करती हूँ। अब इसमें मुझे ये ज़ीरो पहले ही दिख रहा है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड का। ये 4 के लिए दे रखी है, तो मैं इसको 4 से डिवाइड ना कर दूँ,
लिखोगे? इसकी निकालनी है, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। इसकी जो है, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो वो ये इसकी आ जाएगी, ठीक है। और उसमें तो उसमें से माइनस ये कर देंगे तो आ जाएगा। कंबशन, यार कंबशन की बात अलग होती है। कंबशन देखो अब कैसा होता है, ये थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, इसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो जाता है एक बार, और दूसरा जो कंबशन है फॉर्मेशन समझ में आ गया सबको। अब प्रोडक्ट रिएक्टेंट कंबशन में होता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट एक बार। कंबशन ज़ीरो नहीं हो सकता, एलिमेंट उसकी रेफरेंस स्टेज में स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ज़ीरो होता है। कंबशन हमेशा माइनस होगा, माइनस हीट इवॉल्व होती है। कंबशन हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। कंबशन को समझो। कंबशन क्या होता है? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, एक कंबशन और एक बॉन्ड ब्रेकिंग, मतलब बॉन्ड एंथैल्पी, जिसमें बॉन्ड टूटते हैं ना, वो बॉन्ड। अब जितना एक मोल मतलब गैस बॉन्ड तोड़ने में और कंबशन करवाने में हमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना पड़ता है, बाकी सब में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है एनर्जी का। इसमें ये जो है ये हमेशा एक्सोथर्मिक होगी कंबशन वाली। न्यूट्रलाइजेशन भी एक्सोथर्मिक होगी, जिसमें एसिड प्लस बेस वाला वो होता है, ठीक है। और एक्सोथर्मिक ऑलवेज एक्सोथर्मिक, और एक हाइड्रेशन जिसमें एनहाइड्रस वो बनता है। ये तीन जो है ये हमेशा एक्सोथर्मिक होते हैं। कौन कौन से हमेशा H नेगेटिव होगा? जिनका कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन और हाइड्रेशन, ठीक है, ये हमेशा नेगेटिव होगा। इनका पॉजिटिव होगा उसका क्या कहते हैं अपना एटमाइजेशन, जिसमें एक एटम दूसरे में से कन्वर्ट हो रहा है, वो पॉजिटिव होगा। और बस पॉजिटिव सिर्फ एक ही का पक्का है कि एटम जब भी बनेंगे एक मोल से दूसरे मोल में तो हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। बाकी नेगेटिव में तो ये तीन हैं ही हमारे महान देवता। और बॉन्ड एंथैल्पी में भी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। कंबशन हो कैसे रहा है वो समझ लेते हैं। ये ग्रेफाइट ऑक्सीजन है, ये HF नेगेटिव। एक मोल डायमंड था, एक मोल ये था, एक मोल ये बन गया, H नहीं हो सकता। ये आधा मोल ये CO ना। अब इसमें कुछ ना कुछ तो रहेगा, पूछो क्यों? क्योंकि ये ग्रेफाइट नहीं है ना, ग्रेफाइट का जो है वो 1 होता है। अब जैसे CO है, CO का यहाँ से ले लेंगे, ये 0 हो जाएगा तो CO2, तो CO2 का H कंबशन जो है वो CO का होगा। देखो अंडा अंडा आया। So I completed while this was shut. I completed all this and now I'm here. See, ये सॉलिड है, इसको एक्वस में जाना है सोल्यूशन। ये इसके साथ हाइड्रेट हो रहे हैं, हाइड्रेशन ये हमेशा एक्सोथर्मिक होगी। ये भी सोल्यूशन बन रहा है तो ये भी सोल्यूशन में जा रहा है। सोल्यूशन की एक्सो एंडो कुछ भी हो सकती है। हाइड्रोजनेशन जिसमें बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड टूट रहे हैं, ये भी एक्सोथर्मिक होगी। कंबशन, ये हाइड्रेशन, एंथैल्पी, ये हीट है वो है ना, एंथैल्पी। ये देखो एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव। डाइल्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन ओरिजिनल कन्वर्जेशन, कितना सॉल्यूट है। ओके, चैप्टर फिनिश। इसमें एक फॉर्मूला जो मुझे पढ़ने का है वो है ये वाला कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, वैसे तो ये नेगेटिव ही होती है मोस्टली न्यूट्रलाइजेशन।
लेकिन ये क्या होती है, जो एच मुझे गिवन न्यू का गिवन है माइनस स्ट्रॉन्ग का, तो इससे ये निकल जाएगा। चलो थैंक यू। तो अब मेरा फिज़िकल केमिस्ट्री में रहता है केमिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स और केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल, 3 चैप्टर है और थोड़ा सा सॉल्यूशन रिवाइज करना है लास्ट का पार्ट। उसमें रहता है पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन में कर नहीं रही, बस ये 4 उधर रहते हैं, 3 इधर रहते हैं, अभी ख़त्म हो जाएंगे 2-3 दिन में।